हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे बेटा। एक बार फिर से इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ठीक है बच्चे, हम लोग इस चैनल पे 11th एंड 12th की अकाउंटेंसी की एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। 11th 12th कॉमर्स के लिए अकाउंटेंसी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में जो हमारा मेन टारगेट है, हम जितने भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होंगे चैप्टर वाइज वो आपको इसमें अवेलेबल कराएंगे। ठीक है बच्चा, तो आज हमारी फर्स्ट वीडियो है और आगे फ्यूचर में वीडियो आती रहेंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप। ठीक है बच्चा, और पार्टनरशिप में जो बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की। ठीक है बच्चा, तो जल्दी से आ जाइए आप सब। चलिए बच्चा, तो हम लोग बात कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की, चैप्टर फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। ठीक है बेटा, तो आज हमारी जो फर्स्ट क्लास है, हम इसमें बात करेंगे बच्चा किसकी, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप की। ठीक है बच्चा, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब होता क्या है। ठीक है, आप अगर अपने आसपास देखेंगे बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, और वो बिजनेस किसमें करते हैं, पार्टनरशिप में। तो पार्टनरशिप का मतलब होता क्या बच्चों, मैं आपसे कहता हूं कि पार्टनरशिप में है क्या। फॉर एग्जाम्पल, दो पर्सन है एक्स एंड वाई, ये लोग एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, और एक्स एंड वाई ये जो दो लोग हैं, इन लोगों ने क्या किया, कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूशन करी, कुछ पैसे लगाए बिजनेस के अंदर। ठीक है सर, तो एक्स और वाई ने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया, और इस बिजनेस के अंदर क्या किया मेरे बच्चा, कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया, और इस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए डे टू डे बेसिस पे डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, और एट द एंड जो भी प्रॉफिट आएगा, वो प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा, वो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, है ना। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ, जब टू और मोर पर्सन क्या करते हैं, कोई बिजनेस कैरी करते हैं, और उस बिजनेस में कुछ कैपिटल का कंट्रीब्यूशन करते हैं, और उस बिजनेस के बारे में जो भी डे टू डे डिसीजन मेकिंग के लिए डिसीजन लेने वो लेते हैं, और एट द एंड जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है सर, एग्जाम में अगर ये डेफिनेशन लिखने को आती है, मीनिंग लिखने को आता है मेरे बच्चा, तो हम ये तो लिखेंगे नहीं, तो आपको हमेशा सेक्शन की रेफरेंस देनी है। ठीक है, करेक्ट। हम बात कर रहे हैं सेक्शन 4, पार्टनरशिप का जो मीनिंग है, जो डेफिनेशन है, वो कहां लिखा गया है, सेक्शन 4 में लिखा गया है। और सेक्शन 4 ऑफ किसका, पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है बच्चा, कहता है बच्चा कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन, ठीक है, बिटवीन किसमें बेटा, पर्सन्स। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन क्या, पर्सन्स। पर्सन मतलब दो या उससे ज्यादा, हु हैव एग्रीड टू शेयर, जो राजी हुए हैं किस चीज के लिए, द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। ठीक है, करेक्ट। कैरिड ऑन बाय ऑल, बिजनेस किसके द्वारा ऑपरेट होगा, चलाया जाएगा, सबके द्वारा, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो अगर एग्जाम में 1 मार्क्स की डेफिनेशन आती है, मीनिंग आता है, तो आपको हमेशा सेक्शन कोड करना है। तो सेक्शन 4 और पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है बच्चा, तो क्या कहता है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है बच्चा, तो अगर 1 मार्क्स के लिए आती है तो आप इसे लिख सकते हैं। अब बच्चा इस मीनिंग के अंदर हमें समझना है मेरे बच्चों कि पर्सन का मतलब क्या है, हमें प्रॉफिट का मतलब समझना है, हमें बिजनेस का मतलब समझना है, और बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब समझना है। तो अगर एग्जाम में 1 मार्क्स की डेफिनेशन आती है तो आप नॉर्मली लिख सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 4 को पक्का कंफर्म लिखना बच्चा। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बच्चा एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, है ना। हम बात कर रहे हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। चलिए हम बात करते हैं पार्टनरशिप के फीचर्स। सबसे फर्स्ट ध्यान सुनना बच्चा, कहता है कि एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। अच्छा, मतलब मिनिमम कितने चाहिए पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए, मिनिमम कितने चाहिए मेरे बच्चा, 2 चाहिए। चलिए कोई बच्चा बताएगा मैक्सिमम कितने पार्टनर होते हैं, मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं। मिनिमम तो 2 हो गया, मैक्सिमम पार्टनर कितने होंगे। चलिए मैं बताता हूं बच्चे, आपने अपनी बुक्स में पढ़ा होगा मैक्सिमम कितने होते हैं बच्चा, 50 होते हैं। ठीक है, लेकिन इस पे थोड़ा सा भी कुछ कंफ्यूजन है, मैं उसकी चर्चा करूंगा।
लेकिन आप 12th क्लास के बच्चे हैं तो आप अभी याद कर सकते हैं कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितना है 50 है। लेकिन जो मैक्सिमम 50 है बेटा, इसके लिए जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है, जो पार्टनरशिप एक्ट है वो क्या है, साइलेंट है। पार्टनरशिप एक्ट में नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टनर की लिमिट नहीं लिखी है। तो सर ये 50 कहां से आया है बेटा, ये 50 कंपनीज एक्ट से आया है। कंपनीज एक्ट 2013 और सेक्शन नंबर 468 और रूल नंबर 10 से आया बच्चा। तो पार्टनरशिप एक्ट में इसके बारे में नहीं लिखा गया है, लेकिन हाँ कंपनीज एक्ट 2013 बताता है कि मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी, 50 होगी। और सेक्शन कौन सा बच्चा, 464, और रूल्स कितना है 10, उसमें लिखा गया बच्चा ये, करेक्ट। चलिए एक बार रीड आउट कर लो आपके लिए। The partnership is an association of 2 or more persons who have agreed to run the business and share its profit. The Indian Partnership Act is silent about the maximum number of partners. However, the Indian Companies Act 2013 limits the number of partners to 50. Section 464 read along with the rule number 10 of Companies Miscellaneous Rule 14. The partnership form becomes illegal if the number of partner exceed the limit. ठीक है बच्चा, तो आपकी बुक में जो लिखा गया बच्चा, मिनिमम मेंबर 2 होने चाहिए और मैक्सिमम कितने चाहिए आपको मैक्सिमम 50 चाहिए। ये किसने कहा है, पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा गया बच्चा, ये किसमें लिखा है, ये कंपनीज एक्ट के सेक्शन 464 और रूल नंबर 10 में लिखा गया है। ठीक है बच्चा, अगर मैं आपको बोलूं ये जो 50 की लिमिट है ना, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। ये 50 की जो लिमिट है मेरे बच्चों, ये एक्चुअली लिमिट है ही नहीं कोई। ये जो 50 की लिमिट है मेरे बच्चों, ये किसके लिए पता है, ये अनरजिस्टर्ड फर्म के लिए। किसके लिए बच्चा, जो 50 की लिमिट है मेरे बच्चों वो किसके लिए है, अनरजिस्टर्ड फर्म के लिए, जो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, ये अनरजिस्टर्ड फर्म के लिए। तो अगर आपकी रजिस्टर्ड फर्म है तो आई थिंक उसके लिए मैक्सिमम लिमिट कुछ भी नहीं है, कितने पार्टनर हो सकते हैं। मैंने बहुत सारी पार्टनरशिप फर्म देखी है जिनमें पार्टनर 50 से ज्यादा है। तो जो सेक्शन 464 है, जब इसका आप बियर एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे क्लियर लिखा हुआ बच्चा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स की, और पहला है 2 और मोर पर्सन। चले बेटा आगे, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रीमेंट। हम बात कर रहे हैं फीचर्स। फीचर में पहला क्या था, 2 और मोर पर्सन। दूसरा पॉइंट हम बात कर रहे हैं एग्रीमेंट। बच्चे पार्टनरशिप का जो जन्म होता है ना, होता ही किससे, एग्रीमेंट से। आपने 11th क्लास की बीएसटी पढ़ी होगी और वहां पे पढ़ा होगा HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, याद है आपको। ठीक है, तो HUF में क्या होता है, कोई जो HUF फैमिली के अंदर मेंबर कैसे बनता है, जैसे ही कोई नया वहां जन्म लेता है वो क्या बन जाता है, मेंबर बन जाता है। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर बनने के लिए क्या चाहिए, एग्रीमेंट चाहिए। ठीक है, तो एग्रीमेंट कैसे होगा सर, एग्रीमेंट हमारा ओरल भी हो सकता है और एग्रीमेंट हमारा रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है। करेक्ट है सर। ठीक है, तो पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कैसे होगा, ओरल या रिटर्न फॉर्म, दोनों में हो सकता है बच्चे। ठीक है, चलिए, तो द पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, आइदर रिटन एग्रीमेंट और ओरल। द एग्रीमेंट इज द बेसिस ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज। तो एग्रीमेंट बनाते क्यों हैं, कि फ्यूचर में कोई डिफरेंसेस ना आए, कि एक्स एंड वाई के बीच में, या जो भी पार्टनर है, कल अगर उनके बीच में कोई फाइट होती है किसी इश्यूज के ऊपर, तो एग्रीमेंट के हिसाब से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्रीमेंट इज द बेसिस ऑफ राइट एंड ड्यूटीज। दिस रिलेशनशिप में एग्जिस्ट फॉर ए पर्टिकुलर वेंचर। तो ये जो पार्टनरशिप आपने करी है वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी हो सकती है, फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, या एट विल पे भी हो सकती है, अपनी इच्छा पे भी हो सकती है। ठीक है, तो हम एग्रीमेंट में इतना पढ़ रहे हैं जी। एग्रीमेंट क्या है, किसी भी पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए एग्रीमेंट क्या है, मैंडेटरी है, ये ओरल या रिटर्न फॉर्म में होगा। और इसके अंदर क्या होती है, जो भी पार्टनर्स की राइट एंड ड्यूटीज होती है उनको लिखा जाता है बेटा। इसी रिटर्न एग्रीमेंट का दूसरा नाम क्या होता है मेरे बच्चों, पार्टनरशिप डीड। तो द एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स इफ रिटर्न इज टर्म्ड एज पार्टनरशिप डीड। अगर उसी एग्रीमेंट को हम लोग क्या करें, रिटर्न फॉर्म में लिखें, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड। करेक्ट। तो हम दो बातों पे चर्चा कर चुके हैं, दो एलिमेंट्स की बात कर चुके हैं कि कितने मेंबर होने चाहिए, कितने होने चाहिए बेटा, 2 और मोर पर्सन। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि सर 2 एंड मोर पर्सन होनी चाहिए। करेक्ट है जी। दूसरा हमने क्या पढ़ा, एग्रीमेंट। चलो तीसरा बताओ क्या होता है बेटा, जल्दी बोलो। तीसरा पॉइंट, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होता है। चलिए
तीसरा हम बात कर रहे हैं बिजनेस। बिजनेस का मतलब सर क्या होता है? 11th क्लास में पढ़ी है आपने बिजनेस स्टडी, 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। बिजनेस का मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर कोई फर्म क्या कर रही है, ट्रेडिंग कर रही है, या कोई फर्म क्या कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, या कोई फर्म सर्विस दे रही है ना। तो बिजनेस का मतलब ऐसी कोई एक्टिविटी जिसमें कुछ ट्रेडिंग, कुछ मैन्युफैक्चरिंग या कुछ सर्विस दी जा रही है बेटा, उसे हम क्या बोलेंगे, बिजनेस बोलेंगे। चलिए, तो कहता है एग्री, और बिजनेस कैसा होना चाहिए मेरे बच्चा? बिजनेस हमेशा लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। करेक्ट? तो बिजनेस का होना पार्टनरशिप के लिए मैंडेटरी है। तो द एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स मस्ट बी फॉर क्या बच्चा, जल्दी बोलो, और क्या बच्चा? हाँ जी, तो द एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स मस्ट बी फॉर कैरिंग ऑन सम लॉफुल बिजनेस एंड टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, मेयर ज्वाइंट ओनरशिप ऑफ सम प्रॉपर्टी इज नॉट ए बिजनेस, दे आर co-owners and not partners as their motive is not to earn profit or recurring basis। एक बार और दोबारा समझते हैं। मैंने कहा बिजनेस के अंदर क्या होना चाहिए, कुछ ट्रेडिंग होनी चाहिए, कुछ मैन्युफैक्चरिंग या कोई भी सर्विस हो सकती है, और बिजनेस क्या होना चाहिए, लीगल। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है बच्चा कि बिजनेस वो होता है जो किस बेसिस पे होता है, रेगुलर बेसिस पे होता है। किस बेसिस पे होता है मेरे बच्चों, रेगुलर बेसिस पे होता है। ठीक है, अब ये जो शुरू की लाइन लिखी है कि मेयर ज्वाइंट ओनरशिप ऑफ सम प्रॉपर्टी इज नॉट अ बिजनेस, दे आर को ओनर्स, इसका मतलब क्या है? तो इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। मैं आपसे कहता हूं कि फॉर एग्जांपल एक मिस्टर आर है और एक मिस्टर एस है, ये दोनों भाई है बेटा, है ना, ये दोनों भाई है। ठीक है, इनको इनहेरिटेंस में इनके पेरेंट्स के जाने के बाद इनको कुछ प्रॉपर्टी मिली, है ना, इनके पेरेंट्स चले गए, मतलब उनका देहांत हो गया, एक्सपायर हो गए, तो उनको कुछ प्रॉपर्टी किससे मिली, इनहेरिटेंस में मिली। ठीक है, अब आर और एस ने क्या डिसाइड किया, इन लोगों ने कहा कि एक काम करते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम कर देंगे लेट आउट। क्या करेंगे, किराए पे देंगे, और इस लेट आउट से जो भी हमें रेंटल इनकम मिलेगी, कौन सी इनकम बच्चा, रेंटल इनकम, जो भी रेंट मिलेगा उस इनकम को हम क्या करेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और हम मान के चल रहे हैं कि इनकी जो प्रॉपर्टी में ओनरशिप है वो कितनी है, 50-50% है। ठीक है, तो इनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी, इन लोगों ने उस प्रॉपर्टी को लेट आउट किया, वहां से कुछ रेंटल इनकम आई। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए जो भी एक्सपेंस थे, इन लोगों ने एक्सपेंस भी आपस में शेयर कर लिए। ठीक है बच्चा, अब आप मुझे बताओ कि मिस्टर आर और मिस्टर एस क्या हैं, इस प्रॉपर्टी के को ओनर हैं, दोनों मालिक हैं, और ये लोग उस प्रॉपर्टी को लेट आउट करते हैं, उससे कुछ रेंट कमाते हैं, और जो भी रेंट या एक्सपेंस है उसे आपस में शेयर करते हैं। तो क्या ये बिजनेस है, क्या ये बिजनेस है, क्या ये रेगुलर बेसिस पे है? नहीं। क्या इसमें कोई ट्रेडिंग, कोई मैन्युफैक्चरिंग, कोई सर्विस कुछ हो रहा है बेटा? नहीं हो रहा है। तो बिजनेस के लिए मेरे बच्चे क्या चाहिए, कुछ आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कुछ आप सर्विसेज दे रहे हैं, है ना बच्चा, और वो भी किस बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे। तो इसीलिए वहां पे लिखा गया मेरे बच्चा, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे कि अगर मेयर ज्वाइंट ओनरशिप ऑफ सम प्रॉपर्टी इज नॉट अ बिजनेस, दे आर ओनली क्या, को ओनर्स एंड नॉट पार्टनर्स एज देयर मोटिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट ऑन रैकरिंग बेसिस। आई होप क्लियर होगा। तो हम 3 पॉइंट पढ़ चुके हैं बेटा। ठीक है, चलिए आप मुझे बताइए शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कैसे होता है? ऑब्वियस है, आपने पार्टनरशिप डीड बनाई होगी, एग्रीमेंट लिखा होगा, तो एग्रीमेंट में मेंशन किया होगा कि अगर एक्स एंड वाई दो पार्टनर है तो प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने 3-2 का रेशियो डिसाइड किया है, ठीक है सर, लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप में रेशियो डिसाइड नहीं किया तो उस केस में रेशियो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली बटेगा। तो सिंपल सी बात है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कैसे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट, और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द profit of business. Usually partners are also share losses as well, but is not essential that all the partner must share the loss. आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में कि जो हमारे कुछ पार्टनर होते हैं लॉस को बियर नहीं करते, ओनली प्रॉफिट होते हैं। They may have provision in the partnership deed that a particular partner shall not bear the loss. जैसे बात करते हैं माइनर पार्टनर की,
है ना। तो माइनर पार्टनर लॉस बियर नहीं करता। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के बारे में दो बातें हैं कि जो डीड में लिखा गया है और अगर डीड नहीं बनाई है तो प्रॉफिट को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आई होप क्लियर होगा बच्चा। चलिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिफ्थ, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। एक फर्म में 5 पार्टनर हैं, तो उस बिजनेस को कौन चलाएगा? पांचों भी चला सकते हैं, ठीक है सर। और हो सकता है कि इनमें से 3 पार्टनर क्या है, साइलेंट पार्टनर है, या एक्स वाई जेड ने केवल कैपिटल लगाई है लेकिन ये बिजनेस को कैरी नहीं करते। कैरी कौन करता है? ए एंड बी करते हैं, ठीक है सर। तो 5 पार्टनर एक्स वाई जेड एंड ए एंड बी। ए एंड बी बिजनेस के बारे में डिसीजन मेकिंग करते हैं, फैसला लेते हैं। बिजनेस के बिहाफ पे क्या करते हैं? कुछ एग्रीमेंट करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो एक्ट क्या कहता है बच्चे? कहता है द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म मे बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और बाय एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब ये होता है कि ए और बी ने जो भी फैसले लिए उसके लिए एक्स और वाई एंड जेड क्या होंगे? बाउंड होंगे, ये भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। एक्स वाई जेड ये नहीं कह सकते कि ए और बी ये कॉन्ट्रैक्ट तो आपने किया था, इसमें नुकसान हुआ है तो आप ही लॉस बियर करोगे, क्योंकि जो पार्टनर होते हैं वो कैसे काम करते हैं? एज अ एजेंट काम करते हैं। तो उस केस में जो पूरी फर्म है वो रिस्पॉन्सिबल होगी। तो इट मींस दैट वन पार्टनर इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ द फर्म एंड ऑल द पार्टनर्स आर बाउंड बाय द एक्ट ऑफ पार्टनर हु इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। आई होप क्लियर होगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर हमारी फर्म में 5 पार्टनर हैं और 2 हमारे ऐसे पार्टनर हैं जो फर्म के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, तो कल अगर वो कोई भी डिसीजन करते हैं तो उसके लिए बाकी रिमेनिंग पार्टनर या फर्म भी क्या होगी? रिस्पॉन्सिबल होगी। करेक्ट बच्चा? तो ये हमने बात करी बच्चा किसकी? ये हमने बात करी मेरे बच्चे एलिमेंट्स की। और बच्चों, अगले टॉपिक की तरफ चलने से पहले आप सभी बच्चों को एक बार मैं बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी के द्वारा एक बार फिर से ऑल ओवर इंडिया चैंपियनशिप टेस्ट अनअकैडमी एसेंट करवाया जा रहा है, जो कि आपको मालूम होगा क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस फेब के मंथ में जो बच्चों ये जो टेस्ट हमारा होगा ये होगा 13 ऑफ फेब को 2021 13 फरवरी सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में मेरे दोस्तों 1 घंटे का ये टेस्ट आपका होगा। और आपको मालूम है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो स्टूडेंट्स हैं इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो बच्चों आपको मालूम है बोर्ड्स के एग्जाम आने वाले हैं और जो हमारे जो बोर्ड स्टूडेंट नहीं है उनके भी एग्जाम्स मार्च के मंथ में आने वाले हैं। तो अगर आपको अपनी भी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है तो बच्चों आपको इस टेस्ट को जरूर देना चाहिए 13 फरवरी 2021। और आपको बता दो बच्चों कि 5 लाख तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका आप सभी स्टूडेंट के पास में है। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के जो भी हमारे स्टूडेंट्स होंगे वो इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बस आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कीजिए, वहां पर आप इस टेस्ट में खुद को एनरोल कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप मोबाइल के थ्रू इस टेस्ट को दो, अगर आप डेस्कटॉप के जरिए इस टेस्ट को देना चाहते हैं तो डेस्कटॉप लैपटॉप के जरिए भी आप इस टेस्ट को दे सकते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। तो चैंपियन बनिए दोस्तों, अपनी तैयारी आप लोगों ने शुरू करी दी होगी बोर्ड्स की, या फिर जो बोर्ड के नहीं है अपने एग्जाम्स की तैयारी आपने शुरू करी दी होगी, ठीक है। बस तैयारी को बीच बीच में एनालाइज करते रहिए, ठीक है। और उसके लिए बेटा अनअकैडमी ने एक बहुत ही बढ़िया टेस्ट आप लोगों के लिए लॉन्च कर ही रखा है, ठीक है। डेट याद रखिएगा 13 फरवरी को, ठीक है। 5 लाख तक की स्कॉलरशिप आप इस अनअकैडमी ऐप पर जी सकते हैं, ठीक है। 13 फरवरी सुबह 11 बजे। हाँ, ये ध्यान रखना कि जो भी हमारे न्यू स्टूडेंट्स होंगे, न्यू स्टूडेंट्स को इस एप्लीकेशन पे बच्चे जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एक इनवाइट कोड यूज करना पड़ेगा और वो इनवाइट कोड बच्चे जो आप यूज करेंगे वो है AC लाइव। इस इनवाइट कोड के जरिए मेरे दोस्तों, इस रेफरल कोड के जरिए आप इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बच्चों अच्छे से तैयारी करते रहिए। इस टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए जो भी लिंक है बच्चे वो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। तो अब हम चलेंगे सीधा अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बच्चे हम लोग। एक बार बस रीड आउट करना और छोड़ देना बेटा, इनमें बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं राइट ऑफ पार्टनर्स की। तो पार्टनर्स के पास क्या क्या अधिकार है, ठीक है। सबसे पहले कहता है राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। तो भैया जो पार्टनर होगा वो क्या कर सकता है? वो बिजनेस के मैनेजमेंट में भी पार्ट ले सकता है। मैनेजमेंट मतलब क्या? बिजनेस को चलाने में भी हेल्प कर सकता है, ठीक है। कोई भी डिसीजन मेकिंग है उसमें उसका भी राइट है कि वो अपना फैसला दे सकता है। राइट टू इंस्पेक्ट, चेक करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स,
वो कभी भी कंपनी के लेजर, कंपनी की कैश बुक वगैरह को या उनके फाइनेंशियल अकाउंट्स को चेक कर सकता है। राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस इट इन द एग्रीड रेशियो। हाँ जी, हर पार्टनर्स के पास राइट है कि कंपनी जो भी प्रॉफिट या लॉस कमा रही है वो अपनी रेशियो में ले सकता है। हाँ, अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, तो आपको पता ही है प्रॉफिट लॉस कैसे बटेगा, इक्वली बटेगा। तो अगर हम राइट की बात करें तो 3 पॉइंट है कि वो बिजनेस में क्या करेगा, मैनेजमेंट में पार्ट ले सकता है, वो इंस्पेक्ट कर सकता है किसको, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, एंड तीसरा हमने क्या बताया कि उसके राइट है कि कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएगी उस प्रॉफिट में शेयर ले सकता है। आई होप क्लियर होगा बच्चा, कुछ ज्यादा खास नहीं है। मैं चाहता हूं कि मैं इस वीडियो में केवल थियोरटिकल जो पार्ट है बेटा वो खत्म कर दूं, फिर नेक्स्ट वीडियो जब हम आएंगे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ आएंगे। ठीक है, हो सकता है मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूं, उसका रीजन ये बेसिक पॉइंट है बच्चा। चलिए फोर्थ की बात करते हैं। न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। हम किस मतलब हर पार्टनर्स के पास राइट है कि वो नए पार्टनर को एडमिशन से पहले एग्जिस्टिंग पार्टनर से कंसेंट लेनी मैंडेटरी है। ठीक है, तो हर पार्टनर्स के पास राइट है कि वो नए पार्टनर्स के एडमिशन से पहले अपनी कंसेंट दे सकता है। एवरी पार्टनर हैज राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग द ड्यू नोटिस। अगर आपको लगता है कि फर्म में मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता तो कोई इशू नहीं है बच्चा, आप एक नोटिस दीजिए और फर्म को छोड़ सकते हैं। ठीक है, इफ एनी पार्टनर इनकर एक्सपेंस, ओके, आप फर्म के बिहाफ से किसी काम के लिए बाहर गए और आपने फर्म के बिहाफ पे कुछ पेमेंट कर दी, तो आपके पास राइट है कि he has right क्या, indemnified by the firm, फर्म वो पैसे आपको पे कर देगी। करेक्ट। 7 पॉइंट, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो फर्म को उस अमाउंट पे, उस लोन के अमाउंट पे पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसका मतलब पार्टनर्स के पास राइट है कि वो जो भी लोन प्रोवाइड करता है फर्म को उस पर इंटरेस्ट ले सकता है। सर उसका रेट क्या होता है, अगर हमने डीड में नहीं लिखा है तो 6% पर एनम होगा, अदरवाइज जो भी रेट हमने डिसाइड किया है। तो अगर कोई भी लोन एडवांस की फॉर्म में या कोई भी लोन पार्टनर ने फर्म को दिया है तो पार्टनर्स के पास राइट है कि वो पैसा, उस पैसे पे वो ब्याज चार्ज कर सकता है। और अगर उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट है तो लिखा होगा किस रेट से, और अगर एग्रीमेंट नहीं है मेरे बच्चों तो कितना होगा, 6% पर एनम। करेक्ट है बच्चा। राइट टू कंसल्ट अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, बिल्कुल वो अदर पार्टनर्स के साथ कंसल्ट कर सकता है, उन्हें बता सकता है अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के बारे में। ठीक है, बहुत बेसिक से पॉइंट है, एक बार रीड आउट करना और छोड़ देना बच्चा। ठीक है, चलिए एक बार ड्यूटीज की बात भी कर लेते हैं बच्चा। ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, एग्रीमेंट जब बनेगा मेरे बच्चे तो वहां पे राइट एंड ड्यूटीज की बात आएगी। ड्यूटीज क्या है बच्चा, कि एवरी पार्टनर शुड डिवोट ड्यू टाइम इन द बिजनेस, जो भी टाइम डिसाइड किया गया है, जो भी नंबर ऑफ आवर डिसाइड किए गए हैं वो हर पार्टनर को फर्म को देने हैं। ऐसा नहीं है कि फर्म में आपने पैसे लगा दिए और आप फर्म के वर्किंग पार्टनर भी है लेकिन आप फर्म में काम ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। एवरी पार्टनर शुड कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म डिलिजेंटली, आपको फर्म को क्या करना है, ईमानदारी से काम करना है जी, कोई उनके साथ चोरी चकारी नहीं करनी है। नो पार्टनर शुड एंगेज हिमसेल्फ इन कॉम्पिटिटिव बिजनेस। फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई, दो पार्टनर मिलकर एक बिजनेस कर रहे हैं और ये बिजनेस फॉर एग्जांपल किस चीज का कर रहे हैं बेटा, मैं कहता हूं ये स्पोर्ट्स जो मटेरियल होता है ना, स्पोर्ट्स मटेरियल उसको बेचते हैं। तो एक्स और वाई ने पैसे लगाए और ये क्या करते हैं, ये लोग स्पोर्ट्स मटेरियल बेचते हैं। करेक्ट। लेकिन जो मिस्टर वाई है उसने इंडिविजुअल भी एक बिजनेस कर रखा है और वहां भी वो क्या करता है, स्पोर्ट्स मटेरियल बेचता है। तो एक बात बताओ मेरे बच्चा, अगर एक्स एंड वाई एक फर्म है, दोनों पार्टनर है और ये स्पोर्ट्स मटेरियल का बिजनेस कर रहे हैं, करेक्ट सर, और वाई अलग से भी एक बिजनेस कर रहा है किसका, स्पोर्ट्स मटेरियल का, तो एक बात बताओ क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं वाई क्या करेगा, जो फर्म में क्लाइंट्स आते होंगे है ना, उनको इन्फ्लुएंस करके वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअली हो सकता है कि उनको अपने पर्सनल बिजनेस के थ्रू सेल कर सकता है ना, इफेक्ट कर सकता है बिजनेस को। तो नो पार्टनर शुड एंगेज हिमसेल्फ इन कॉम्पिटिटिव बिजनेस, सेम बिजनेस नहीं कर सकता आप इंडिविजुअल, अगर फर्म में जो बिजनेस आप कर रहे हो वही बिजनेस आप इंडिविजुअली अलग नहीं कर सकते। करेक्ट।
एवरी पार्टनर शुड एक्ट विद इन द अथॉरिटी। हर पार्टनर को ना बच्चा एक क्या होता है, जो उसको अथॉरिटी गिवन है। हो सकता है 5 पार्टनर है तो पांचों पार्टनर अलग अलग काम दे रखा है। आपने मार्केटिंग देखना है ना, आपने क्या बोलते हैं एम्प्लॉइज को देखना है, आपने फाइनेंस देखना है। तो हर पार्टनर्स की पास ड्यूटी है कि वो अपनी अथॉरिटी में काम करे। इट इज द ड्यूटी ऑफ पार्टनर टू इंडिम्निटी द फर्म फॉर हिज विलफुल नेग्लिजेंस। अगर आपने कुछ जानबूझ के ऐसा कुछ किया है जिससे फर्म को क्या हो गया, नुकसान हो गया, विलफुल नेग्लिजेंस करी है, तो उस केस में फर्म को जितना भी लॉस होगा वो पार्टनर को देना पड़ेगा। किसको? फर्म को बेटा। ठीक है, करेक्ट। और लास्ट पॉइंट, नहीं अभी 2 पॉइंट और आगे होंगे बेटा। इट इज अ ड्यूटी ऑफ ईच पार्टनर टू यूज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म फॉर द पार्टनरशिप फर्म। वैसे कुछ खास नहीं है बेटा इसमें। ठीक है, तो 6 पॉइंट है बेटा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया बच्चा? हमने बात कर ली मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप की। हमने क्या बोला बच्चा? पार्टनरशिप की मीनिंग में सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 4 और पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, फिर हमने एलिमेंट्स की बात करी, तो 5 हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। ठीक है बच्चा, उसके बाद हमने किसकी बात करी? राइट एंड ड्यूटीज की। नेक्स्ट चले बेटा, चलिए एक बार पार्टनरशिप डीड को भी गो थ्रू कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। मैंने कहा था कि एक पार्टनरशिप का जन्म ही किससे होता है? एग्रीमेंट से होता है। तो एक्स और वाई ने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो इन लोगों ने क्या किया? एक एग्रीमेंट बनाया और उस एग्रीमेंट में ये लिखा भाई किसके क्या राइट और क्या ड्यूटीज होते हैं, है ना। कौन कितने पैसे लगाएगा, कितनी कैपिटल लगाएगा, तो और कितनी सैलरी मिलेगी। तो उसी रिटर्न एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन एग्रीमेंट। इट इज देयरफॉर नेसेसरी दैट terms and condition of the partnership be agreed among all the partners. These terms and condition may be oral or written. Both are equally enforceable by law. However, the written agreement are always better to resolve the misunderstanding and disputes. अगर मैं आपसे बोलूं हम पार्टनरशिप बनाते हैं, डीड क्यों बनाते हैं? इन फ्यूचर अगर कुछ पार्टनर्स के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो उन डिस्प्यूट्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। किससे? पार्टनरशिप डीड से बच्चा। करेक्ट। इफ एनी एट अ लेटर डेट सच अ रिटर्न एग्रीमेंट इज साइन बाय ऑल द पार्टनर। नॉर्मल सी बात है बच्चा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कंटेंट क्या है पार्टनरशिप डीड के। कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड बच्चा बिल्कुल बेसिक पॉइंट है, एक बार जस्ट रीड आउट करना है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर। तो फर्म का एड्रेस कहाँ है, ऑफिस कहाँ है बच्चा, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है। ठीक है, पार्टनर के एड्रेस क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस, किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं हम लोग, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कौन कितने पैसे लगाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फर्म चार्ज करेगी नहीं करेगी, अगर करेगी तो कितना करेगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होंगे वो मेंशन है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, सैलरी और कमीशन। तो ये सारे पॉइंट हमें पहले ही पार्टनरशिप डीड में लिखने पड़ेंगे। अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा हमारा, डेट ऑन विच अकाउंट शुड बी क्लोज एवरी ईयर। अब तो बच्चे कैसे हो गया, फाइनेंशियल ईयर हो गया है ना। अब तो ये कैसे होता है, फाइनेंशियल ईयर हमारा वही अप्रैल टू मार्च चलता है बेटा। लेकिन हमारे जमाने में ये जन टू दिसंबर भी था बेटा। कुछ कंपनीज कुछ फर्म पे ऑप्शन था, आपकी मर्जी है बेटा। चलिए, जो भी राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर शुड बी डिसाइडेड क्लियरली। ठीक है, 12 पॉइंट यहाँ पे आ गया है। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स कराएंगे या नहीं कराएंगे, अगर कराएंगे तो हम सीए को अपॉइंट कैसे करेंगे, तो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट क्या होगा, ऑपरेशन ऑफ बैंक कौन सा है, और उस बैंक में है ना सिंगल पार्टनर होगा या ज्वाइंट अकाउंट खोलेंगे, ये सब हमें चर्चा करनी होती है बच्चा। ठीक है, एक बार प्लीज ये रीड आउट करना, कुछ खास है नहीं बेटा इसमें। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इन केस ऑफ रिटायरमेंट अगर होता है या किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अगर हमें किसी पार्टनर्स को एडमिट करना है उसके लिए क्या रूल्स फॉलो करेंगे, और सेटलमेंट ऑफ केस, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, अगर कल फर्म डिसॉल्व होती है तो उस केस में हम लोग कैसे डिसोल्यूशन करेंगे। करेक्ट है बच्चा, एक बार रीड आउट कर लेना, जो हमारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे बेटा उनमें कोई पॉइंट आ सकता है। करेक्ट है जी। चलिए, एक लास्ट पॉइंट है, लास्ट नहीं है सेकंड लास्ट पॉइंट है मेरे बच्चा आपका। ठीक है, चलिए बेटा हम बात करते हैं कि हमने बात करी कि पार्टनरशिप बनाते हैं और डीड में लिखा होता है किस पार्टनर को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, कितना कमीशन मिलेगा।
लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, रूल्स अप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो उस केस में कौन से रूल फॉलो होंगे? तो उस केस में केवल दो ही रूल्स फॉलो होते हैं बच्चा। एक तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है वो हमेशा कैसे होगी? इक्वली। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप? इक्वली करेंगे बच्चे। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो पार्टनर ने लोन दिया है उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा? 6% पर एनम होगा। इन द एब्सेंस ऑफ डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड है तो उसमें मेंशन होगा बच्चा। ठीक है, तो ये दो प्रोविजन है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसके अलावा नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और सैलरी और कमीशन नहीं मिलेगा, और एडमिशन ऑफ पार्टनर कैसा होगा? कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। करेक्ट। तो दो बातें याद रखने वाली है कि लोन पे जो ब्याज होगा वो कितना होगा? 6% पर एनम होगा, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा मेरे बच्चों? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। करेक्ट बेटा। तो मैंने कोशिश करी है इस वीडियो में जो शुरू की बेसिक थ्योरी है ना बच्चे। हो सकता है बहुत सारी चीजें आपके एग्जाम में इसमें से नहीं आए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई एमसीक्यू जो क्वेश्चन होंगे बेटा तो उनमें पॉइंट आ सकता है। ठीक है, क्योंकि अब जो पेपर आएंगे थोड़े एमसीक्यू बेस ज्यादा आएंगे, तो अब थ्योरी में कुछ भी नहीं छोड़ सकते। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत कुछ आपको नया पढ़ाया, आपने जो नहीं पढ़ा है। हम लोग सोचते हैं हमने पढ़ रखा है, छोड़ देते हैं बेटा, लेकिन एग्जाम में आता है जी। सम अदर प्रोविजन है कुछ पार्टनरशिप एक्ट के, एक बार रीड आउट कर लेंगे और फिर हमसे आगे चलेंगे। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट मैं समझा दूं आपको। पीछे हमने पढ़ा था कि जो हम एसेंशियल एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, हमने कहा था पार्टनरशिप के लिए कितने मेंबर्स चाहिए आपको? हमने कहा 2 और मोर पर्सन चाहिए, है ना बच्चा। हमने बात करी थी 2 एंड मोर पर्सन की। ठीक है, इस लिमिट के अंदर कुछ एक्सेप्शन है, कुछ पर्सन को हम लोग क्या करते हैं? पार्टनर नहीं बना सकते। तो पॉइंट ये है कि पर्सन कैन नॉट बी एडमिटेड एज पार्टनर। ये चार लोग ऐसे हैं जिनको हम पार्टनर अपॉइंट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट है बच्चा आपका पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर कोई बंदा अनसाउंड है, पागल है, तो वो पार्टनर नहीं बना सकते हैं। इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, वो आपने यहां नहीं पढ़ने हैं, इन फ्यूचर आप लॉ पढ़ेंगे तो वहां बात करेंगे। अनसाउंड माइंड के बारे में ये कहा गया है कि अनसाउंड माइंड के पास, पर्सन के पास कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती है, और जब उसके पास कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो उसके द्वारा जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो वैलिड नहीं होता है। तो इसलिए वो अनसाउंड माइंड हमारा पार्टनर नहीं बन सकता है। नेक्स्ट है बच्चा इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट, दिवालिया। अगर कोई इंसान दिवालिया हो गया तो उसको भी पार्टनर नहीं बना सकते हैं। सर क्यों नहीं बना सकते? एक बात बताओ, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है या कोई पर्सन इंसॉल्वेंट है, आप उसे पार्टनर बना रहे हैं, पार्टनरशिप फॉर्म में हमारी लाइबिलिटीज कैसी होती है? पता है आपको पार्टनर्स लाइबिलिटीज कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। तो कल अगर फर्म को नुकसान होगा तो उस नुकसान की भरपाई कहां से करते हैं? आपकी जो कैपिटल बड़ी होगी। लेकिन अगर कैपिटल से नहीं हो पाया तो उसकी पर्सनल एसेट से करेंगे। लेकिन क्या इंसॉल्वेंट पार्टनर की कोई पर्सनल एसेट्स होगी बच्चा? नहीं होगी। तो इसलिए एक्ट बोलता है आप इनको पार्टनर मत बनाइए, इन फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम होगी। एनी इंडिविजुअल डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, किसी भी इंडिविजुअल को अगर लॉ ने डिस्क्वालिफाइड कर दिया है तो पार्टनर नहीं बन सकता। लास्ट है बच्चे माइनर इन नॉर्मल केस। तो इसके ऊपर बहुत चर्चा है, लेकिन आप सिंपली याद रखिए कि माइनर को नॉर्मल केस में पार्टनर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अगर मैं थोड़ी चर्चा करूं तो आप ध्यान दीजिए। 11th क्लास में कहा था कि माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन 12th में हम कह रहे हैं माइनर पार्टनर बन सकता है। कब बन सकता है? जो माइनर पार्टनर होता है वो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकता। इसका मतलब सर क्या हुआ? मैं कहता हूं एक्स की एज 21 ईयर्स है और जो वाई है वो 17 ईयर्स है, और एक्स एंड वाई एक पार्टनरशिप फर्म फॉर्म करना चाहते हैं, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? कहानी वही है, माइनर है ना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि जो माइनर है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता बेटा, तो इसलिए ये पार्टनरशिप फॉर्म नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ, एक्स एंड वाई हमारे पास दो पार्टनर है और दोनों ही मैच्योर है, मींस इसकी एज 25 है और इसकी एज 27 है। ठीक है, और ये एक नए पार्टनर जेड को अपनी फर्म में पार्टनर बनाना चाहते हैं। जेड की एज कितनी है? 16 साल। तो क्या जेड पार्टनर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। सर ऊपर आपने मना कर दिया, मैं कह रहा हूं कि
जो माइनर होगा वो पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म नहीं कर सकता, लेकिन हाँ कोई एग्जिस्टिंग फर्म है तो उसमें पार्टनर बन सकता है। आई होप क्लियर है। ठीक है, तो माइनर के ऊपर बहुत सारी केसेस है बच्चा, तो मैंने आपको हल्का सा आइडिया दे दिया। ठीक है, चलिए एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। कुछ और प्रोविजंस हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज ऑप्शनल, इट इज नॉट कंपल्सरी एज पर द पार्टनरशिप एक्ट। आपके ऊपर मैंडेटरी नहीं कि आपने करवानी ही करवानी है, लेकिन अगर हमारी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड होती है तो इन फ्यूचर अगर हमें कोई भी बीच में पार्टनरशिप में कोई चीज अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं अगर आपकी फर्म का रजिस्ट्रेशन है। माइनर एज अ पार्टनर, मैं बता चुका हूं, माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। बात समझ आई? ये लिखा हुआ है एक्ट में सेक्शन 30 में कि हम माइनर को एग्जिस्टिंग फर्म में पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। लेकिन माइनर कोई पार्टनरशिप फर्म फॉर्म नहीं कर सकता। लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर पता ही बच्चे आपको कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। तो अगर कोई फर्म लॉस में चल रही है तो उस लॉस की रिकवरी पहले किससे होगी? उनकी कैपिटल से होगी। अगर कैपिटल से नहीं हो पाता है तो उसके बाद उनकी जो पर्सनल एसेट्स है उससे करना पड़ता है। स्लीपिंग पार्टनर पता ही आपको, जो स्लीपिंग पार्टनर होते हैं वो क्या बेसिकली रिमेन, वो एक्टिव नहीं रहते, है ना, फर्म में पैसा लगा दिया और केवल प्रॉफिट के लिए आते हैं। तो वन और मोर पार्टनर मे बी एडमिट एज अ स्लीपिंग पार्टनर, दे विल कंट्रीब्यूट देयर कैपिटल for aggregate share of profit. However, the profit sharing ratio of all the partner will remain equal in the absence of partnership deed. बताइए आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कंपनी लॉस कमा रही है ना, अगर कंपनी क्या कर रही है, लॉस कमा रही है, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। उसके भी कुछ एक्सेप्शन है, वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है बच्चा, तो हम लोगों ने यहाँ पर जो बात करी है आज की क्लास में, हमने एक बेसिक थ्योरी की बात करी है। मैंने बहुत कुछ नया नहीं पढ़ाया आपको, लेकिन हाँ जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है बच्चा, तो मैंने आपको आज बेसिकली एक तो मीनिंग बताया है, ठीक है, सेक्शन के रेफरेंस आप हमेशा देंगे, और मैंने बताया मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितना होगा बेटा, 50 होगा। मैंने सेक्शन बताया कौन सा, 464 कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा गया बच्चा है। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात करी एलिमेंट्स की, 2 और मोर पर्सन चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस मैंडेटरी है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होगा, और बिजनेस कोई भी रन कर सकता है, सारे पार्टनर या उनके बिहाफ पे कोई एक पार्टनर। ठीक है बच्चा, और नेक्स्ट इनके राइट्स एंड ड्यूटीज की बात करिए। आई होप आपको क्लियर होगा। थोड़ा सा मैंने स्पीड से पढ़ा है, रीजन सबने पहले पढ़ा होगा, है ना बच्चा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम लोग बच्चा, और नेक्स्ट क्लास में जो मेरा टारगेट रहेगा हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।